So hello everybody, welcome to the video. So this is an announcement video and we are going to start our new course and it would be the foundation course. ये एक foundation course होगा उन बच्चों के लिए जो कि अपना जो मेंस है वो 2023 के अंदर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो बच्चे जो है या फिर उसके बाद जो है वो मेंस लिखना चाहते हैं, तो वो बच्चे जो है वो इस वीडियो को प्लीज़ आप जो है वो एंड तक देखिएगा। इसके अंदर हम जो इसके कोर्स के जो सेलिएंट फीचर्स होने वाले हैं, ये कोर्स किस तरह से चलेगा, ये कोर्स को किस तरह से हमने कंसेप्चुलाइज़ किया है, किस तरह से जो है वो नोट्स दिए जाएंगे, इस कोर्स का मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो चर्चा की जाएगी इसके अंदर, ठीक है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आपकी आई बिलीव कि बहुत सारी जो क्वेरीज़ हैं वो जो है वो डिस्कस हो जाएंगी इस वीडियो के अंदर ही, ठीक है। सो दिस इज़ आवर न्यू कोर्स। ये जो है वो आपका नया कोर्स है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है वो O2 IAS अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है स्टोर सेक्शन के अंदर जब सर्च करेंगे तो ये कोर्स जो है ये आपको जो है वो दिखाई पड़ जाएगा। सो बिफ़ोर हम शुरुआत करें कि आपके पास जो है किस तरह से लेक्चर्स अरेंज्ड हैं, किस तरह से जो है वो चीज़ें करवाई जाएंगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम इन चीज़ों के बारे में बात करने लगें, उससे पहले मैं एक अपना बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपके सामने रखता हूँ। सो मेरे बारे में आई बिलीव आप सब लोगों को पता होगा, बाकी वीडियोस आपने मेरी जो है वो देखी होंगी। सो माय नेम इज़ आकाशदीप। मैंने जो है वो MA किया है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एंड आई एम डबल JRF 2017-2019 के अंदर जो है वो मुझे जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होती है भारत सरकार जो है वो देती है, उससे जो है वो नवाजा गया, उससे जो है सम्मानित किया गया। और उसके बाद जो है मैंने जो है वो 3 पेपर्स के ऊपर जो है वो 3-4 पेपर्स के ऊपर जो है वो काम किया है। तो एक नवजोत कौर के साथ जो है वो को-ऑथर किया है पंजाब की एनीमिया प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो इस तरह से जो है वो मेरे रिसर्च वर्क्स जो है वो चल रहे हैं। और इसी की अगर हम जो है वो UPSC जर्नी की बात करें, सो मैंने जो है वो 2 बार जो है वो मेंस का एग्ज़ामिनेशन जो है वो UPSC का वो दिया है और एक बार जो है वो मैं इंटरव्यू तक जो है वो गया हुआ हूँ। और सो दिस इज़ बहुत ब्रीफली जो है ये मेरा जो है वो आपके पास एक इंट्रोडक्शन जो है, ठीक है। सो अब हम जो है वो कोर्स की तरफ लौटते हैं, कोर्स की बात करते हैं। सो जो आपके पास अगर एंथ्रोपोलॉजी को मैं थीम्स के हिसाब से डिवाइड करूं, ठीक है, थीम्स के हिसाब से अगर, या फिर मैं सिंपली कह दूं कि एंथ्रोपोलॉजी के अगर मैं पिलर्स की बात करूं, तो एंथ्रोपोलॉजी के मोटा मोटी जो है वो 9 थीम्स या फिर 9 पिलर्स जो है वो आपके पास जो है वो निकल के सामने आएंगे, ठीक है। सो एंथ्रोपोलॉजी का जो एक कोर बनता है, एंथ्रोपोलॉजी का आप ऐसे कह लीजिए कि जो एंथ्रोपोलॉजी की ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज़ द एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट एंड इट्स मेथड्स। और उस आपके पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है एंथ्रोपोलॉजी का। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी ये ना ही जो है वो पूरी तरह से ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आती है, ना ही ये जो है वो पूरी तरह से जो है वो सोशल साइंसेस के अंदर आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आप सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी को आप पूरी तरह से जो है वो साइंस की तरह से जो है वो रखते हो, सोशल साइंसेस में रखा जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी है, उसको जो है वो सोशल साइंसेस के अंदर रखा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी को सोशल साइंसेस के अंदर पूरी तरह से जो है वो रखा नहीं जाता। कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स जैसे क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म हो गया, जैसे मटीरियलिज्म हो गया, ये एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो साइंसेस के अंदर रखना चाहती हैं। और कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स जो है, कुछ आपके पास थ्योरिस्ट हैं जैसे फ्रांस बोआ हो गए, जैसे आपके पास जो है वो कॉग्निटिव साइंटिस्ट हो गए, टायलर हो गए, कॉन्क्लिन हो गए, इनका मानना है कि एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर एक वर्क ऑफ आर्ट की तरह से जो है वो रखा जाना चाहिए। जो आप लिखो वो इस तरह से लिखो कि जैसे आप एक नॉवल लिख रहे हो,
ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका जो एक रिसर्च वर्क है वो उस तरह से होना चाहिए। सो एंथ्रोपोलॉजी का जो एक कंसेप्ट है वो कोई एक ढांचे के अंदर जो है वो नहीं ढलता। ठीक है, उसको जो है वो आप एक पर्टिकुलर जो है वो दीवारों के अंदर जो है वो नहीं रख सकते। काफ़ी वाइड है, और इसका जो रोमांच है, इसको पढ़ने का जो एक इंटरेस्ट है, वो आपके पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट से बनता है। ठीक है, वो एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट से बनाया जाता है। इसका जो कंसेप्चुलाइजेशन है वो यहाँ से जो है वो बनती है। तो अगर मैं कह दूँ कि एंथ्रोपोलॉजी को जो एक पढ़ने का तरीका है, एंथ्रोपोलॉजी को जो एक कंसेप्चुलाइज करने का तरीका है, वो आपके पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट से जो है वो आपको जो है वो मिलता है। सो ये आपके पास जो है वो इंजन है एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, सो ज़्यादातर जो मेरे स्टार्टिंग वाले जो लेक्चर्स होते हैं वो इसी के ऊपर जो है वो कंसंट्रेटेड होते हैं। जो आपका जो कोर्स है, जो उसकी स्टार्टिंग है, वो आपके पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट से ही जो है वो की जाती है। एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट से करने का एक और जो विशेष मेरा जो है वो जो एक इंटेंशन रहता है वो ये भी रहता है कि जो बच्चे की तासीर एंथ्रोपोलॉजी के लिए सही है वही जो है वो मेरे पास जो है वो कोर्स के अंदर रहे। जो बच्चे, क्योंकि ये सारी जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स जो है वो ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स जो स्टार्टिंग होती है वो जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर के अंदर जो है वो कवर हो जाते हैं। तो जो बच्चे जो है वो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि अच्छा एंथ्रोपोलॉजी को हम जस्ट एक देखने आए थे, एक नज़र जो है वो देखने आए थे हम, लेकिन हमारी तासीर से ये जो है वो नहीं जो है वो इट इज़ नॉट गोइंग विद अस, सो वो जो है वो बाहर जो है वो निकल सकते हैं। बाहर जो है वो बिना किसी पैसा खर्च किए हुए जो है वो बाहर अपना जो है वो कोई और ऑप्शनल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है तकरीबन आपके पास जो है वो 20 से 25 लेक्चर्स जो है वो आपके पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स को जो है वो दिए जाते हैं। देन यू हैव द कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस आपके सिलेबस में जो है वो मोटा मोटी जो है वो 3 कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एक तरह के हैं, 3 कल्चरल इंस्टीट्यूशन जो है वो दूसरी तरह के हैं। 3 प्राइमरी, बहुत प्राइमरी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर आपके पास जो है वो फैमिली आ जाती है, मैरिज आ जाती है और किनशिप आ जाती है, जिसके साथ एक इंसान का जो है वो एक प्राइमरी सर्कल जो है वो रहता है। ठीक है, फैमिली के साथ आपका जो है वो एक इमोशनल बॉन्ड रहता है, आपके जो कज़न्स हैं उनके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड रहता है, आपकी जो बीवी है आप या फिर आपके जो पति हैं उनके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड रहता है। तो 3 आपके पास जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत इमोटिव नेचर के हैं, बहुत आपके पास जो है एक प्राइमरी नेचर के होते हैं। और 3 जो है वो थोड़े से जो है वो उसके बाहर वाली जो लेयर है आपकी उसमें आ जाते हैं, जैसे आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे आपकी इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर आपकी जो है वो जो लैंग्वेज आप बाहर यूज़ कर रहे हो वो आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है 6 जो है वो आपके पास मेजर इंस्टीट्यूशंस जो है, जैसे रिलीजन हो गया, रिलीजन भी आपके पास जो है वो इट इज़ समवेयर बिटवीन द प्राइमरी सर्कल एंड द सेकेंडरी सर्कल। ठीक है, तो आपके पास ये जो है वो 7 जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है वो स्टडी किया जाता है। फिर उसके बाद बात आती है स्टडी कैसे करें। उसके लिए आपके पास जो है वो रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी ये जो है वो लगाए जाते हैं। अगेन कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते करते तकरीबन आपके पास जो है वो 14 लेक्चर्स जो है वो लग जाते हैं, इनकी नीटी ग्रीटीज़ को बताते बताते, ठीक है, इनको समझाते समझाते। अगेन इसके अंदर भी जो है वो कुछ थ्योरीज़ हैं, ठीक है, तो उसको भी जो है वो समझाया जाता है। देन उसके बाद आपके पास जो रिसर्च मेथड है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, लगभग आपके पास यहाँ पे 2 लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन आपके पास जो है वो मुझे 3 से 4 लेक्चर्स जो है वो रिसर्च मेथड्स को पढ़ाते पढ़ाते लग जाते हैं। क्योंकि रिसेंटली यूपीएससी का अगर मैं पैटर्न देखूं तो यूपीएससी का पैटर्न मुझे ये बताता है कि रिसर्च मेथड्स को थोड़ा सा वो जो है वो डीपली जो है वो पूछ रहे हैं, ख़ास करके जो आपकी रिसर्च पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे आपके पास जो है वो पॉजिटिविज़म हो गया, एंटी पॉजिटिविज़म हो गया, या फिर आपके पास नॉन पॉजिटिविज़म हो गया, तो वो थोड़ा सा जो है वो इसकी डेप्थ के अंदर जा रहे हैं, रीजनिंग की डेप्थ के अंदर जा रहे हैं बेसिकली। तो आपके पास जो है इस तरह से जो है वो आपका कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो अच्छे से पूरा किया जाएगा। ठीक है, अगेन क्लास के अंदर जो है वो प्रिंटेड नोट्स जो है वो बच्चों के दिए जाते हैं।
ठीक है। और जो एक ये डिक्टेशन है, इसको जो है वो बहुत मिनिमल रखा जाता है, बहुत ही मिनिमल। ठीक है। मेजर जैसे मेरी वार्तालाप होती है बच्चों के साथ, बातें होती है, मेरा ये इंटेंशन रहता है कि बच्चों को दो चीज़ें जो है वो क्लासरूम के अंदर प्रॉपरली सिखा दी जाएं। पहला है कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग कि यूपीएससी कोई भी सवाल पूछ ले, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जैसा भी वो क्वेश्चन पूछे, बच्चा उसके एसेंस को, उस क्वेश्चन के एसेंस को जो है वो फटाफट समझ जाए। दूसरी चीज़ होती है बच्चे की वोकेबलरी डेवलप करनी। हर एक डिसिप्लिन की एक वोकेबलरी होती है। ठीक है। जब आप मेरे लेक्चर्स देखोगे, इवन यूट्यूब के ऊपर जो मेरे लेक्चर्स हैं, तो आपके पास मैं कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करता हूँ, कुछ की फ्रेजेस को यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर लेक्चर जो है वो मेरा हिंदी के अंदर होता है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आपके पास जो कुछ की फ्रेजेस आते हैं, देन आई डेलिबरेटली स्विच टू इंग्लिश। तो अगर आप बार बार उन लेक्चर्स को देखोगे तो वो जो अंग्रेज़ी वाले शब्द हैं वो आपके दिमाग के अंदर छप जाएंगे। ठीक है। तो यही मेरा जो है वो एक पैटर्न जो है वो आपको पढ़ाने का जो है वो इसके अंदर जो है वो लेक्चर्स के अंदर रहेगा। ठीक है। मैं बार बार जो है वो कुछ वर्ड्स को जो है वो रिपीट करूँगा, ताकि वो जो चीज़ें हैं, वो जो लेक्सिकन है, वो जो एक वोकैब होती है सोफिस्टिकेटेड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, वो जो है वो आप जो है वो कैरी कर लो अपने साथ। ठीक है। देन उसके बाद आती है आपके पास बारी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की। खैर, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और ट्राइबल स्टडीज़ कोर्स के अंदर जो है वो बाद में की जाती हैं। ठीक है। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को जो है वो तकरीबन आपके पास जो है वो 15 लेक्चर्स जो है वो दिए जाएंगे। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत सिंपली अगर मैं पुट करूं कि क्या है इसके अंदर, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो आपने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वर्ड पर्सपेक्टिव से समझा, इट इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। ठीक है। देन आपके पास जो है वो ट्राइबल स्टडीज़ आ जाती हैं। ट्राइबल स्टडीज़ के अंदर अगेन 9 लेक्चर्स, 9 से 10 लेक्चर जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो दिए जाते हैं। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो कि सिलेबस किस तरह से है इसका, तो उसकी मैंने अलग से जो है वो वीडियोस बना दी है। देन आपके पास जो है वो बायोलॉजिकल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आती है। इसको तकरीबन जो है वो 17 से लेके 20 लेक्चर्स जो है वो दिए जाते हैं। देन यू हैव द वेरिएशन इन ह्यूमंस। इसको तकरीबन आपके पास जो है वो 10 से जो है वो 12 या 13 लेक्चर्स में जो है वो कंप्लीट किया जाता है वेरिएशन इन ह्यूमंस। वेरिएशंस इन ह्यूमंस का मतलब है कि ह्यूमंस की कितनी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी के अलग अलग पढ़ावों के बारे में जो है वो बात की जाती है। जैसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो बात की जाती है। जो आपके पास डिसीज़ की डाइवर्सिटी के बारे में एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बात की जाती है। रेशियल डाइवर्सिटी के बारे में रेशियल स्टडीज़ के अंदर बात की जाती है। तो इस तरह से अलग अलग आपके जो डाइवर्सिटी के अलग अलग जो है वो चरम हैं, अलग अलग जो है वो लेयर्स हैं, उन लेयर्स को जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो है वो खगोला जाता है। देन यू हैव द अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को अगेन 2 पार्ट्स के अंदर आपके सिलेबस के अंदर डिवाइड किया गया है, एंथ्रोपोलॉजी इन डेली लाइफ एंड अप्लाइड जेनेटिक्स। ठीक है। अगेन इट रिक्वायर्स अबाउट 4 to 5 लेक्चर्स। देन यू हैव आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को 2 पार्ट से जो है वो स्टडी किया जाता है। वन इज़ द वर्ल्ड आर्कियोलॉजी, अदर इज़ द इंडियन आर्कियोलॉजी। तो 2 पार्ट से जो है वो इसको जो है वो स्टडी किया जाता है। वर्ड आर्कियोलॉजी के अंदर जनरल पैटर्न जो टूल्स के डिस्पर्सल का है और जो टूल्स के फॉर्मेशन का है, टूल टेक्नोलॉजी का है, उसको जो है वो स्टडी किया जाता है। और इंडियन आर्कियोलॉजी के अंदर जो, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है आर्कियोलॉजी के अंदर। ठीक है। इंडिया के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। वर्ड आर्कियोलॉजी के अंदर सर कह रहे थे कि जो है वो माइक्रोलिथ्स आए, तो आपके पास जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई तो मैंने कह दिया कि मीज़ोलिथिक है। इंडिया के अंदर माइक्रोलिथ्स तो अपर पैलियोलिथिक में आने शुरू हो गए। तो इंडिया के अंदर थोड़ी सी जो है चीज़ों को जो है वो डेप्थ के अंदर लेके जाया जाता है। तो ये जो है वो आपके पास जो है वो इसके लिए आपके पास जो है वो 9 से जो है वो तकरीबन 15 लेक्चर्स जो है वो 10 से लेके 15 लेक्चर्स जो है वो आर्कियोलॉजी के ऊपर जो है वो डेडिकेट किए जाते हैं। तो देयर आर सर्टन सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस कोर्स, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपके पास जो क्लासेस हैं उसका जो एक फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर जो है वो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा जो है वो डिक्टेशन नहीं दी जाती। जो आपके पास जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो दिए जाते हैं
और वहाँ पे भी जो है वो प्रिंटेड नोट्स के अंदर भी जो है वो इतना समय दिया जाता है बच्चों को कि वो जो है वो कीवर्ड्स वगैरह को जो है वो लिख पाएँ। ठीक है, अगेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर जो है वो खास ध्यान दिया जाता है। और आपके पास जो है जो लेक्सिकल जो आपके पास जो एक वोकैब होती है एंथ्रोपोलॉजी की, वो कैसे बिल्ड करें उसके ऊपर जो है वो मैं खास जो है वो ध्यान दूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो आप आंसर्स लिखोगे सिलेबस अपने पेपर के अंदर, जो आप आंसर्स लिखोगे, उन आंसर्स के अंदर आपकी वोकैब जो है वो उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही पता चल जाता है हमें कि बच्चा जो है वो कितने पानी के अंदर है। तो इंट्रोडक्शन में अगर आप वो वोकैब यूज़ करेंगे तभी जो है वो एक एग्ज़ामिनर जो है वो आपको आपका जो फर्दर आंसर है उसको जो है वो देख पाता है। नहीं तो वो ऐसे ही छोड़ देता है कि पता नहीं कौन क्या लिख रहा है। ठीक है, हर एक क्लास जो है वो आपके पास जो है वो 2.5 घंटे की करीब होगी। 2.5 से 3 घंटे की जो है वो क्लास होती है। सो बहुत आइडल है ये 2.5 घंटे। जनरली पहली जो क्लासेस हैं वो 2 घंटे से जो है वो शुरू की जाती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मोमेंटम बिल्ड करता होता जाएगा तो मैं जो क्लास है उसको धीरे धीरे जो है वो 3 घंटे तक जो है वो आगे जो है वो रखूँगा। देन आपके पास जो ये आप मेरा एक जो है वो ख़ास इसके ऊपर ध्यान रहता है टेस्टिंग के ऊपर। तो वीकली टेस्ट जो है वो दिए जाते हैं और वीकली टेस्ट के वीकली जो भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए होते हैं, दीज वीकली टेस्ट दे विल बी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये जो वीकली टेस्ट हैं ये बनाए जाते हैं और कैंडिडेट की जो परफॉर्मेंस है उसको जो है वो इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, दीज टेस्ट दे विल बी एवेल्युएटेड बाय मी, मैं ही एवेल्युएट करूँगा इसको। और आपके ऊपर जो है वो ध्यान रखा जाएगा कि आप जो है वो पढ़ रहे हो या फिर चीज़ों को कंसेप्चुअली समझ भी पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। देन उसके बाद आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ ईच सेक्शन आपके पास एक फुल लेंथ जो है वो सेक्शनल टेस्ट जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगेन दीज टेस्ट दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। अगर इन केस कोई दिक्कत आ जाती है, वैसे तो जो है वो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो टेस्ट दीजिए। जब आपको टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है तभी जो है वो आप टेस्ट जो है वो दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है देयर आर सर्टन कुछ ऐसे कोई दिक्कत आ जाती है, आप नहीं दे सकते, तो देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट कि आप ये टेस्ट जो है वो कभी भी जो है वो आप अटैम्प्ट करके मुझे जो है वो भेज सकते हो। और इसी के साथ जो है वो आपके पास जो है तकरीबन जो 9 टेस्ट हैं वो जो है वो सेक्शनल आपको दिए जाएंगे। और जो आपके पास 4 हैं वो जो है वो फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे जब आपके पास जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ आपका जो है वो टेस्टिंग भी जो है वो यहीं पे जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, सो और आपको जो है इसके बाद वरी करने की ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो एक होलिस्टिकली जो है वो आपका एक जो एंथ्रोपोलॉजी की प्रेपरेशन है वो होलिस्टिकली जो है वो इसी के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन बिफोर द क्लास नोट्स जो हैं वो प्रिंटेड मीडियम के अंदर जो है वो ऑनलाइन मीडियम के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप जो है वो किसी डिवाइस के ऊपर देखना चाहते हो आप डिवाइस के ऊपर देख सकते हो। अगर आप उसका प्रिंट लेके जो है वो चीज़ों को पढ़ना चाहते हो वैसे आप जो है वो पढ़ सकते हो। और अगर कोई भी आपकी क्लास मिस हो जाए देन दी एक्सेस जो आपके पास इसका क्लास का एक्सेस है वो आपके पास जो है वो O2 IAS Academy ऐप के ऊपर जो है वो रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो आपको अवेलेबल जो है वो कर दिया जाएंगे। ठीक है, सो आपको जो है वो एक्सेस जो है वो O2 IAS Academy ऐप के थ्रू जो है वो लेक्चर्स का मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आप यू वांट टू इंक्वायर अबाउट द फर्दर डिटेल्स, बाकी जो आप डिटेल्स पता करना चाहते हैं, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर के ऊपर जो है वो कॉल कर सकते हैं और फर्दर जो है वो आप जो है वो इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों का कई बार जो है वो फ़ोन आता है रिगार्डिंग कि किस तरह से एक्सेस किया जाए, तो दिस नंबर इट इज़ अवेलेबल टू यू। तो आप जो है वो इस नंबर के ऊपर जो है वो कॉल कर लीजिए। बाकी कोई भी डाउट है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं आपके पास जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास नहीं है तो आप इस नंबर के ऊपर जो है वो कॉल कीजिए और आप जो है वो मुझसे जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी शंका आती है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, सी यू ऑन दी अदर साइड।